कहाँ थे? हमेशा से यही सवाल इसी धुन में पूछा जाता और मेरे पास इसका जवाब केवल मौन होता। ना जाने मुंह से बात क्यों न निकलती, जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन भी कह देता मुझे अपना अपराध स्वीकार है। इसने और रोज को मेरे शब्दों को मेरा सत्कार समझे। ए ओ बी सी डी। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रह जाओगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। अगर ऐसा होता तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा अंग्रेजी विद्यमान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये विद्या आती है। और आती भी है, कहने को तो आती है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान अंग्रेजी पढ़ना तो दूर की बात है, लिख भी नहीं सकते। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने होगा हो, तुम मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता, तुम अपनी आंखों से देखते हो। नहीं देखते तो तुम्हारे आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, आज तक मैंने कभी जाते हुए देखा? रोज एक क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, आज तक मैं कभी आसपास गया? बोलो। हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल तक पढ़ा ही रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे ऐसा करते हो कि यूं ही खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल ही लगते थे, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सरते रहोगे। समझे? अगर तुम्हें इसी तरह वक्त गंवाना है तो बेहतर है कि गांव चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाने के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लगाड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लगाड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगते बातें, ऐसी ऐसी सुख की बात चलाते कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती और मैं अपने में मेहनत करने की शक्ति ना पाता था। और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते का नहीं उसमें हाथ डाल कर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। लेकिन घंटे तो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और सोच लेता आज से खूब मेहनत करूंगा, खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना स्कीम तैयार किए कोई काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की बिल्कुल उठ जाते। प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से लेकर 8 तक अंग्रेजी, 8 से लेकर 9 तक हिसाब, 9 से लेकर 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से लेकर 5 तक भूगोल, 5 से लेकर 6 तक ग्रामर, 6 से लेकर 7 तक अंग्रेजी, 7 से लेकर 8 तक हिंदी, 8 से लेकर 9 8:30 तक भोजन गणित, 8:30 से लेकर 9:30 फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वो दाग धार, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अपनी ओर खींच ले जाती और वहां जाते मैं सब कुछ भूल जाता और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता कमरे में इस तरह दबा हुआ था कि उन्हें खबर ना मिली। उनकी नजर मेरी ओर पड़ी और मेरे प्राण निकले। सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, पर फिर भी जैसे आदमी मौत और विपत्ति के बंधन में जकड़ा रहता। मैं घुटकियां खाकर खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। और फिर सालाना इम्तिहान हुआ। ये मैं पास हो गया, ये
थे तो मुझे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का इरादा लाजपत हो गया। अब मुझे भी अपने ऊपर अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का आरोप मुझ पर ना रहा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर से मेरी नसीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है। एक दिन मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट में बिताकर ठीक भोजन के समय लौटा तो उन्होंने मानो तलवार ही खींच ली हो और मुझ पर टूट पड़े हो। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा या यूं ही पड़ गया। उसके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया है। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई असल चीज नहीं, असल चीज बुद्धि का विकास। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, सभी महिम उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। और तुम ऐसे क्यों आशा करते हो और मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। रावण भूमंडल का स्वामी था, सभी देवता उसकी गुलामी करते थे, मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया और उसके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया है। और तुम मेरे इस रेखा पर और लंब गिरा दो तो आधा लंब से दोगुना होगा, दुगना नहीं चौगुना होगा या आधा ही रहेगा मेरी वजह से। अगर परीक्षा में पास होना है तो यह खुरापात तो करनी ही पड़ेगी। अगर पूछ दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, अब आप क्या करें। कॉपी सामने रखे, कलम हाथ में लिए, उसके नाम पर रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे मनुष्य के जीवन में संयम आता है और दूसरों के प्रति उसका स्नेह बढ़ता है और कारोबार में उन्नति आती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है। लेकिन लाला, मेरे दर्जे में आओगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। इस दर्जे में पास हो गए तो जमीन पर पांव नहीं रखते, जमीन पर पांव नहीं रखते। मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। और जब तुम्हें इस बात का पता नहीं है तो तुम उसका उन्नति क्यों करते हो। और जब तुम इस बात पर भरोसा नहीं करते तो दादा की कमाई, गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उद्देश्य माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे नहीं स्वाद लग रहा था। जब पास हो जाने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो शायद फेल हो जाने पर तो प्राण ही ले लिए जाएंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्त खींचा है, उसने मुझे भयभीत कर दिया और कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, ये ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी मेरी पुस्तकों में रुचि जो कि तो बनी रही। खेल कूद का कोई अक्सर हाथ से जाने न देता, पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। जो मेरे ऊपर विश्वास पैदा हुआ था वो लुप्त होने लगा और मैं चोरों का जीवन कटने लगा। और फिर सालाना इम्तिहान हुआ। और भाई साहब फिर फेल हो गए, मैं फिर पास हो गया। मैंने ज्यादा मेहनत न की परंतु मैं दर्जे में अव्वल आया। मुझे अचरज हुआ।
भाई साहब ने प्राण तक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। यहाँ 10 बजे रात से लेके सुबह 6 से 9:30 स्कूल जाने से पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गए थे और मुझे उन पर दया आती। कैसे जब नतीजा सुनाया गया तो भाई साहब रो पड़े और मैं भी रोने लगा, और जो अपने पास खुशी थी वह आधी हो गए। विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच केवल एक और दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, अगर भाई साहब एक और साल फेल हो जाए तो मैं उनको बराबर खा जाऊंगा। फिर वह मेरी फजीयत किस आधार पर कर सकेंगे। इस कमीने विचार को मैंने अपने दिल से बात पूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मेरे हित के विचार से तो मुझे डांटते हैं। अब बस ये शायद उनको उद्देश्यों का नतीजा है, मैं धनाधन पास हो जाएगा, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नम्र पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी वह धीरे से काम लिया करते थे। शायद अब उन्हें लगने लगा था मुझे अधिकार कोई नहीं रहा इसे डांटने का, या रहा तो बहुत कम। मुझे संकल्प गाने का नया शौक पैदा हुआ। अब सारे समय पतंगबाजी की हुई। मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचा कर पंतहुए उड़ाता था। उनको ये संदेह न हो कि उनका सम्मान और लीजा मेरे नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर एक कंतौए ढूंढने को बेतहासा दौड़ा जा रहा था। वो बड़े भाई साहब के बाबू, इन बाजारी लौंडों के साथ तुम्हें कंकौए उड़ाते शर्म नहीं आई है? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं। अब तुम निचली जमात में नहीं बल्कि आदमी जमात में आ गए हो, और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आदमी को अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे, और मैं तो बहुत सी मिडलतियों को जानता हूँ जो कि अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रीडेंट हैं। और अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? दादा को कार देने के सिवा और तुम्हारा कुछ न सूझेगा। बताओ, बोलो। और तुम्हारी जगह दादा हो तो कार किसी को ना देंगे, पहले खुद इलाज करेंगे। अगर सफल ना हुए तो फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? डॉक्टर को बुलाएंगे। और तब हम तुम तो इतना नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा कितना होता है। जितना दादा भेज देते हैं उसे 20 दिन में खर्च कर डालते हैं। अब हमारे दादाजी को देख लो, उन्होंने इतना उम्र भर में नहीं खर्चा किया होगा जितना हमने एक महीने में खर्च कर डाला। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, महीने के 1000 कमाते हैं, पर उनके घर में प्रबंध कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ पहले खुद प्रबंध करते थे, तो उनके घर में खर्च नहीं पूछता था। कर्जदार उनके घर आ जाते थे। जब से उनकी माँ ने अपने हाथ में कर्ज ले लिया है, तब से मानो उनके घर में लक्ष्मी का वास हो गया है। इसलिए मेरी बात मानो, भले तुम मेरे समीप आ गए हो, पर तुम मेरे से ज्यादा बेहतर नहीं हो। और तुम अपने मन से ये गुरूर निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, तुम स्वतंत्र हो गए हो। मैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानो, मैं तुमको थप्पड़ लगा दूंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी बात जहर लग रही है, अगर मैं कहता हूँ तुम गौ मत उड़ाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता, मुझे भी मेरा भी दिल लग जाता है, लेकिन क्या करूं? अगर खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? या भी तो मेरा ही कर्तव्य है। ये लो, उड़ाओ। उसको काट, उसको। उसको काट, उसको। हरी वाली काटो, हरी वाली। उसको काटो, उसको। हरी वाली काटो, हरी वाली।